हेलो बच्चों, विके साइंस गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हम लोग समझ लें कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए, जल में अम्ल की मात्रा के आधार पर जल में अम्ल की मात्रा के आधार पर बच्चों अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होगा तनु अम्ल और दूसरा होगा सांद्र अम्ल। ठीक है, जल में जो जल होता है उसमें अम्ल डालें, तो अम्ल डालें तो अगर अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी तो उसे हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे बच्चों? सांद्र अम्ल कहेंगे। और जब उस अम्लीय विलयन में अगर जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे कौन सा अम्ल कहेंगे बच्चों? तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो जल में अम्ल की मात्रा कम और अधिक होने से तनु और क्या हो जाते हैं? सांद्र हो जाते हैं। तनु अम्ल क्या होते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है वैसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक हो, उसे कौन सा अम्ल कहेंगे बच्चों? उसे तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो तनु अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल होगा जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, तो उसी को हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, कोई भी अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए कि HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल कम हो, जल अधिक हो और अम्ल कम हो, HCl कम हो, तो यही अम्ल क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। ठीक है, तनु को जो है इंग्लिश में डिल्यूट एसिड कहा जाता है। तनु अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिल्यूट एसिड। और सांद्र अम्ल को इंग्लिश में कंसंट्रेट एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तनु अम्ल क्या होता है ये समझ में आ गया बच्चों। अब सांद्र अम्ल क्या होता है? तो वैसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं बच्चों? सांद्र अम्ल कहते हैं। तो जब भी अगर सांद्र अम्ल की बात आ जाए, कंसंट्रेट अगर अम्ल की बात आ जाए,
तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि उसमें अम्ल की मात्रा क्या है, अधिक है, और जल की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को अम्लों का रासायनिक गुण पढ़ना है। तो अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता है देख लें हम लोग। तो देखिए, जो अम्ल होता है वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जो अम्ल होते हैं वह धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ लवण भी बनता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, अम्लों के रासायनिक गुण में हम लोग लिख रहे हैं कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है, और साथ ही साथ लवण भी बनता है। जैसे देखिए, जैसे जिंक है, ठीक है, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे डालें, तो ये जिंक को जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका धातु हो गया, ये आपका अम्ल हुआ, और ये आपका लवण हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड मिलता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका धातु हो गया, ये आपका अम्ल हुआ, ये लवण हो गया, और ये क्या हुआ, गैस का। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे होती हैं, वे सभी जो हैं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगर वो करती भी हैं तो वो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में, तभी जो है वह अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो धातुएं हैं वह अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, इसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, धातु प्लस
अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी धातु जो है धातु से अम्ल अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ धातुएं जो हैं वह अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये धातुएं जो हैं ये सभी अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ये जो धातुएं हैं, क्योंकि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, उस धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे के ये 4 तत्व हैं, ये 4 धातुएं हैं, और ये 4 धातुएं जो हैं ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि किंतु ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वह इन सभी धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, ये जितने तत्व जितने धातुएं हैं इनसे अभिक्रिया जो है नाइट्रिक अम्ल करता है। कब करता है, जब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में इन तत्वों के साथ किया जाएगा तब। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है दूसरा गुण जो है आपका। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है कि धातु के कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया कर ठीक है, तो धातु के कार्बोनेट जो होते हैं वह अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए धातु के जो भी कार्बोनेट होते हैं, धातु के कार्बोनेट, ठीक है, ये अम्ल से अभिक्रिया कर ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ ही साथ लवण। धातु के कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो धातु के कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है का भी निर्माण करते हैं, ये निकलता है, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करते हैं। जैसे देख लीजिए आप, ये जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, इस जिंक कार्बोनेट को
हम लोग H2SO4 में डाल दिए, धातु का कार्बोनेट है, इसे अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई गई तो क्या बनेगा बच्चों? तो लवण बना, ठीक है। फिर उसके बाद जल का निर्माण हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, ठीक है। जिंक का कार्बोनेट यानी ये जिंक जो है वो क्या है? धातु है। तो धातु का कार्बोनेट लिए और उसको अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो देख रहे हैं क्या कि जिंक सल्फेट बना, अर्थात ये लवण हुआ। जिंक सल्फेट, ये आपका लवण हो गया, ये आपका जल हुआ, और ये आपका क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी धातु के कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धातु के बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो जैसे हम लोग पढ़े कि धातु के कार्बोनेट भी अम्लों से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वैसे ही धातु के बाइकार्बोनेट भी अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे कैसे? धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल और क्या बनाए? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम यानी धातु का बाइकार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया अम्ल से हुई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुआ। तो जब धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से हुई तो देखा गया क्या कि यहां पर लवण का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद जल का निर्माण हुआ, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे क्या हो गई? बाहर निकल गई। समझ में आ रहा है? अब एक दूसरा उदाहरण भी दूसरे अम्ल के साथ ले लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब की तो क्या बना? सोडियम सल्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल। बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया? लवण हो गया, सोडियम क्लोराइड लवण हुआ, सोडियम सल्फेट लवण हो गया, जल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली।
तो जब भी धातु के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के पहले हाइड्रोजन हो तो बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो धातु के जब बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अम्ल जो होता है, अगला इसका गुण क्या है? अम्ल धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अम्ल जो है धातु का ऑक्साइड होगा, चाहे वह कॉपर हो, चाहे जस्ता हो, चाहे मैग्नीशियम हो, उसका ऑक्साइड लेंगे या हाइड्रोक्साइड लेंगे, कॉपर का हाइड्रोक्साइड लेंगे, कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले लिए या सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लिए, ठीक है। धातु का हाइड्रोक्साइड लेंगे और उससे अभिक्रिया कराएंगे जब अम्ल से, तो क्या बनेगा? लवण तथा जल का निर्माण होगा। देखिए इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे, अम्ल प्लस धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे ले लीजिए धातु का ऑक्साइड ले लिए CuO, कॉपर का ये ऑक्साइड है, और इसके साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया किया तो कॉपर का क्लोराइड बन गया और साथ ही साथ जल का निर्माण हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये भी जो है इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर मिला दें, ठीक है, तो क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा मैग्नीशियम का सल्फेट, ठीक है, और जल का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है? लवण है, ये आपका जल हो गया। ये क्या हुआ? लवण हुआ, ये जल हो गया, ठीक है। वैसे ही देखिए ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला दिए, ठीक है। तो जब इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो कॉपर का क्लोराइड बन गया, ठीक है, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण हो गया, ठीक है।
बैलेंस कर देंगे। ये क्या है, ये लवण हो गया, ये जल है। तो जब धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड चाहे ऑक्साइड धातु का हम लोग लिए, ठीक है, और उसकी अभिक्रिया जब अम्लों से कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अम्ल का अगला रासायनिक गुण क्या है कि अम्ल जो होता है, अम्ल जो है, अम्ल जल से अभिक्रिया करके कौन सा आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अम्ल जो है वह हमेशा जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देखिए HCl है, इसकी अभिक्रिया जैसे जल से हुई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जैसे जल से हुई तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ऋणायन का निर्माण हो गया, और साथ ही साथ उष्मा भी उत्सर्जित हुई। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरा अम्ल लिया जाए H2SO4 और इसको भी पानी में डाला जाए तो इस यह भी जो है हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ सल्फेट का भी निर्माण करेगा। ठीक है, माइनस, दो माइनस लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर दो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, उष्मा। तो याद रखिएगा, जब भी अगर सांद्र अम्ल हो, ठीक है, तो उस सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए उस पानी में अम्ल को डाला जाता है। यानी पानी जो है, पानी में हम अम्ल को धीरे धीरे डालते जाएंगे तब वह अम्ल क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। कभी भी अम्ल में पानी को नहीं डाला जाता है क्योंकि उससे अत्यधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, और हो सकता है कि अत्यधिक उष्मा के उत्सर्जन से आपके हाथ पैर या चेहरे जो है वो जल सकते हैं। इसीलिए जब भी अगर कोई भी अम्ल को तनु बनाना हो तो अम्ल अम्ल में पानी को मत डालिएगा, पानी में अम्ल को डालिएगा, तब उसे सांद्र तनु बनाने का प्रयास कीजिएगा। नोट में लिख देते हैं, तनु अम्ल
बनाने के लिए जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में पानी को। ठीक है, अगर कोई भी अम्ल है उसको तनु बनाना हो तो तनु बनाने के लिए जल में अम्ल को धीरे धीरे डालिएगा। ठीक है, कभी भी अम्ल में जल को यानी पानी को नहीं डाला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका अम्लों का क्या हो गया, रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।